हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से मशगूल हैं और व्यस्त हैं। अभ्यास डीपीक्यू सेट नंबर 43 के साथ मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज की टैगलाइन है अब सवाल तुमसे डरेगा। ये मैथ्स प्रैक्टिस की सीरीज है। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे को सुबह 11 बजे इसी एग्जामो यूट्यूब चैनल पर इसका एक वीडियो पब्लिश होता है। और अगर आप ये वीडियो कंप्लीट करते हैं तो आप हर एक वीडियो में सीखते हैं कैलकुलेशन के नए तरीके, कॉन्सेप्ट्स में थोड़ा गहराई में उतर के सही से समझना, सवालों को कैसे फास्ट सॉल्व करना है, वो मैं इस सीरीज़ में आपको सिखाता हूँ। इस सीरीज़ में टोटल 200 वीडियोस होंगे, 200 डीपीक्यूज होंगे। अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम में आप मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे और कम समय में करेंगे। इसलिए इस सीरीज़ को आप तहे दिल से, शिद्दत के साथ, मन के साथ फॉलो करिए। और फिर तो जब ये सीरीज़ ख़त्म होगी तो आपका जो स्तर है मैथ्स में वो बहुत ऊंचा होगा। आप सवालों को बहुत अच्छे से और जल्दी से कर पाएंगे। इस सीरीज़ की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका यूज़र नेम है रेमो सर ऑफिशियल। और टेलीग्राम पर जाकर आपको यहाँ डीपीक्यूज़ की पीडीएफ, डीपीक्यू स्टैंड फॉर डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यहाँ मिल जाएगी। हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जरूर जुड़ें ताकि हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को मिलते रहे। अगर आप मैथ्स कंप्लीटली मुझसे पढ़ना चाहते हैं, थियरी के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ, तो हमारा एक बैच होता है जिसका नाम होता है अर्जुना मैथ्स। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जामो लर्निंग ऐप उसके लिए आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। अगर कोई फर्दर क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। जो बच्चे नए हैं इस सीरीज़ में और उन्हें जानना है कि भाई अभ्यास डीपीक्यू क्यों करें, क्या है, क्या फ़ायदा होगा, तो इस पेज में सब कुछ लिखा है। ये सारी बातें पढ़ लो और जान लो कि अभ्यास डीपीक्यू क्या है और इसको क्यों फॉलो करना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डीपीक्यू नंबर 43 के सभी 15 सवालों को हल करते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने है। वो कह रहा है कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 15,625 रुपये पे। अगर हमारा सम कंपाउंड होता है 8 मंथली 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं पर एनम 2 वर्षों के लिए, तो हमें बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, लेकिन हमें कंपाउंडिंग क्या करनी है, 8 मंथली कंपाउंडिंग करनी है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना होता है कि आपका जो टाइम पीरियड है जो कि 2 वर्षों का है, 2 वर्ष का मतलब होता है आपका जो समय है वो 24 महीने का है, 24 मंथ्स का है। तो ये जो 24 मंथ्स का पीरियड है, अगर मैं इसको 8-8 महीने के टाइम ड्यूरेशन में डिवाइड करूँगा तो 8-8 महीने के 3 इस तरह के टाइम ड्यूरेशन बन जाएंगे। और चूंकि हमें कंपाउंडिंग हर 8 महीने के बाद करनी है तो ये 3 स्टेप कंपाउंडिंग होगी। ये भी देखिएगा कि 1 साल का इंटरेस्ट यानी 12 महीने का इंटरेस्ट अगर 12% है तो 8 महीने का इंटरेस्ट कितना बनेगा, 8% बनेगा। तो हर 8 महीने का इंटरेस्ट अगर 8% है तो इफेक्टिवली आपका सवाल ये हो गया कि आप 8% के हिसाब से 3 बार सक्सेसिव लगाइए। यहाँ मेरा प्रिंसिपल होगा और यहाँ अमाउंट अमाउंट मिलेगा। सवाल में मुझे प्रिंसिपल दिया है 15625 और मुझे अमाउंट की गणना करनी है। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस सवाल का जैसे पहला मेथड जरा देखते हैं। सक्सेसिव में आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जैसे 8% का जो मतलब है वो फ्रैक्शन में होता है 2/25, और चूंकि इंटरेस्ट है तो ये बढ़ रहा है तो इसको +8% बोलेंगे, तो +8% हमारा +2/25 हो जाता है। तो इसका मतलब होता है कि हर एक स्टेप पे हमारा जो 25 है वो 27 हो गया 2 से बढ़ के। तो हमारा जो 25 है, हर एक स्टेप पे इनिशियल वैल्यू 25 लो अगर, तो वो 2 बढ़ के 27 हो जाती है। अगर ये काम 3 बार हो रहा है तो इसको हम कहेंगे 25 क्यूब हमारा 27 क्यूब के बराबर हो गया। अब देखिए 25 क्यूब जो होता है ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 25 का क्यूब होता है 15625 और जो 27 का क्यूब होता है ये होता है 19683। अगर आपको 27 का क्यूब नहीं आता है तो ये ध्यान कर लीजिए, क्योंकि 8% का केस जब भी 3 बार होगा तो आपका ये प्रिंसिपल हो जाएगा, एक तरह से ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और इन दोनों का अगर आप अंतर निकालते हैं 15625 तो यहाँ अंतर आपको मिलेगा 4508, 15625। और जो आपको अंतर मिलेगा अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको अंतर मिलेगा 4508 या 4058 का अंतर मिलेगा। 4508 बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, 4058 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर 15625 का आप डिफरेंस निकालेंगे
तो 4058 का डिफरेंस आएगा। तो ये 4058 का जो डिफरेंस होता है ये हमारा एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। तो ये जो पूरी कैलकुलेशन है इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि 8% बहुत ही इंपॉर्टेंट परसेंटेज है, इसका एग्जाम में इस्तेमाल होता है, बार बार होता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होनी ही चाहिए। तीनों वैल्यूज जो मैंने यहाँ लिखी है, 15625 हमारा प्रिंसिपल को करस्पॉन्ड करेगा, ये हमारा अमाउंट को करस्पॉन्ड करेगा, और ये हमारा CI हो गया 8% 3 टाइम्स का। तो अब ये सवाल में प्रिंसिपल आपको ऑलरेडी इतना ही दिया हुआ है, यही प्रिंसिपल है, तो यही अमाउंट हो गया, और यही 4058 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI हो गया, यानी आंसर हमारा क्या हो गया, D। तो D उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो गया। कोई कंफ्यूजन आपको इस स्टेज में इस सवाल में नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसको करने का एक तरीका और है, ऑल्दो इस सवाल में कोई बहुत खास बेनिफिट नहीं है, बट किसी और प्रश्न में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए 8% को अगर आप 3 टाइम्स लेते हैं, 3 टाइम्स लेते हैं, तो उस केस में जो CI बनता है वो बनता है आपका 25.9712%, जो अप्रॉक्सीमेटली 26% के बराबर होता है, लगभग 26% के बराबर होता है। तो ये कैलकुलेशन भी आपको ध्यान रखनी है। इस सवाल में इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस सवाल में सीधा सीधा रेशियो वाले डेटा से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। बट किसी अन्य प्रश्न में जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो, प्रिंसिपल 15,625 ना हो के कुछ डेसिमल वैल्यूज़ वगैरह में होगा, तो वहां पर ये अप्रॉक्सीमेशन बहुत काम आता है, 26% के आसपास। जैसे इस सवाल को अगर हल करना हो उस तरीके से, तो मैं कहूँगा मुझे निकालना होगा 26% 15,625 का। अब ये जो 26% होता है इसको भी फर्दर आप ब्रेक करेंगे 25% प्लस 1%, और इस तरह से मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा 15,625 की। अब गौर से देखिएगा, इस चीज़ को मैं इस कैलकुलेशन को उठा के यहाँ लिखने जा रहा हूँ। 25% का मतलब 1/4 होता है, और 1% 1/100 होता है। तो 25% जो 1/4 मुझे निकालना है, इसका 1/4 मैं निकाल रहा हूँ, पहाड़ा पढ़ रहा हूँ। 4 3 12, 4 9 36, 4 6 24, 4 दूनी 8, 4 5 20, और 1% बनेगा 156.25। तो 156.25 लिख के यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 156.25, ठीक है। अगर जोड़ोगे यहाँ 0.5 आएगा, 6 6 12 आएगा, और ये आपका 5 1 6 हो जाएगा, और ये 4062.5 आ गया। अब 4062 इसलिए आया है, थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए आया है, क्योंकि हमने यहाँ 0.9712% को 26 माना, थोड़ा ज़्यादा माना। कितना ज़्यादा माना? लगभग 0.03% एक्स्ट्रा ले लिया है। तो 0.03% थोड़ा सा अधिक आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा अधिक आप देखो 58 ये है, ये 62 है, बहुत छोटा सा नंबर है। तो उससे आपकी आंसर की एक्यूरेसी पे फर्क नहीं पड़ता है, आपका D उत्तर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीका जो किसी अन्य प्रश्न में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, बहुत जरूरी हो जाएगा। इसलिए आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि 8% 3 बार का नेट लगभग 26% होता है। ये सवाल देखिएगा, इस सवाल में कह रहा है कि एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, इसकी जो शैडो है वो x मीटर छोटी हो जाएगी अगर सन का अल्टीट्यूड 45 डिग्री हो जाए। 30 डिग्री पहले था, अब 45 हो गया, तो शैडो लेंथ जो है x मीटर शॉर्ट हो गई और टावर 50 मीटर ऊंचा है। तो सबसे पहले इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको ये केस समझ में आए कि ये केस आखिर है क्या। तो ये कह रहा है पहले हमारी जो सन का अल्टीट्यूड था, सन देखो कहीं यहाँ पर है मान लिया, राइट, ऐसे। तो जब सन का अल्टीट्यूड 30 डिग्री था तो सर्टेन शैडो बन रही थी, ये हमारी शैडो लेंथ थी। अब वही सन का अल्टीट्यूड, सन थोड़ा चेंज हुआ, उसकी पोजीशन चेंज हुई, तो सन का जो अल्टीट्यूड है वो बदल गया। तो सन का अल्टीट्यूड अगर चेंज हो जाएगा, सन का अल्टीट्यूड अगर चेंज हो जाए, तो इफ अल्टीट्यूड ऑफ द सन विल चेंज, ओके, तो कह रहा है कि भाई जो एंगल है ना वो एंगल अब 45 डिग्री हो जाएगा। एंगल विल बिकम 45 डिग्री, एंगल विल बिकम 45 डिग्रीज। कुछ ऐसा हो गया, इसको मैं 45 डिग्री बोल देता हूं। तो सन यहां कहीं होगा मान लिया, पोजीशन नहीं। तो अब शैडो x मीटर छोटी हो गई, तो दिस लेंथ इज x मीटर्स, ये लेंथ हमारा x मीटर्स है, x मीटर छोटा हो गया। आपको बताना है x की वैल्यू क्या है। तो 45 डिग्री, ये 50 मीटर ऊंचा टावर है, तो देखो 45 डिग्री जब भी कोई एंगल होता है, 45 45 90, ये भी 45, ये भी 45 और ये 90, तो ये 1/√2 वाला मामला होता है। एक तरह से ये दोनों परपेंडिकुलर साइड्स इक्वल हो जाती हैं, इसको बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो ये भी 50 ही हो जाता है। आप इसको भी 50 मत सोचिए, आप इसको भी 1 सोचिए।
कि अगर ये वैल्यू 1 है तो ये 45 बनेगा, ये भी एंगल, इसके अपोजिट ये वैल्यू भी 1 बनेगी। इसके बाद देखिए अगर ये 30 डिग्री है और इसके अपोजिट हमारी ये 30 डिग्री के अपोजिट वैल्यू 1 है तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के अपोजिट ये टोटल वैल्यू आपकी बनेगी √3 और ये ऑलरेडी 1 है तो ये x की वैल्यू बन जाएगी √3 - 1। तो जो इस ट्राइंगल में अगर रेस्पेक्टिव साइड्स आपको लिखना है तो इतनी लेंथ जो वैल्यू है √3 - 1 के बराबर आ गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सवाल में अगर टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो 1 यूनिट 50 मीटर हो गया, तो जो x है, जो शैडो की लेंथ जिसको आप बोल रहे हो, वो √3 - 1 यूनिट्स है। 1 यूनिट अगर 50 मीटर है तो √3 - 1 × 50 बनेगा, तो 50 × √3 - 1 मेरा आंसर होगा। अब इसको कंप्यूट जल्दी से कैसे करेंगे? √3 की वैल्यू मुझे पता है 1.732 हम रख सकते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू मैं 1.732 रखूंगा, एक घटेगा तो क्या बचेगा? बचेगा 0.732। और यहाँ जो 50 है इसको आप हमेशा कैलकुलेट करने के लिए 100/2 लिखा करिए। 50 की जगह 100/2 लिखिए। अब अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये वैल्यू बनेगी 7.32, राइट, 7.732 × 100/2 जो आपकी वैल्यू है 100 से गुणा होकर बनेगा 73.2/2 और 73.2 को अगर मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 36.6 मीटर्स और 36.6 मीटर आपका कहाँ है? आंसर है बी, तो बी उत्तर आपका करेक्ट हो गया यहां से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? कह रहा है कि आपके पास एक कोसेक 39 है, वो x है, और एक खतरनाक सा एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। उसमें आप देखेंगे एंगल में या तो 39 है या 51 है। और मजेदार बात क्या है कि 39 और 51 का जो सम टोटल होता है ये 90 डिग्री ही होता है। तो बेसिकली जो सवाल है यहाँ 39 डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है यही सेम सवाल आपको 22 डिग्री और 68 डिग्री लिख के दे दिया जाए। जहां जहां 39 है वहां आप 22 कर दो और जहां जहां 51 है वहां आप 68 कर दो, टोटल 90 डिग्री बन जाएगा। तो ये सवाल बेसिकली अगर आप देखो तो थीटा की एक वैल्यू अगर 39 है तो दूसरी वैल्यू ऐसे चेंज होगी कि टोटल उसका 90 रहे। तो यहां से मैं आपको एक रॉसम अप्रोच समझाता हूं। रैमो सर की ऑसम अप्रोच देख लो पहले तो इस सवाल में। इस सवाल में आप अगर 39 डिग्री को, इस पैटर्न को अगर आप समझ गए कि टोटल 90 है, तो अगर आपने 39 डिग्री को बना दिया, मान लिया, चेंज कर सकते हो आप इस एंगल को। बेसिकली 39 की जगह आप थीटा रख सकते हो, तो 51 डिग्री आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? 90 - थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब मैं दूसरा स्टेप करूंगा। दूसरा स्टेप है मैं थीटा की जगह 45 रख दूंगा, तो ये 90 - थीटा भी 45 हो जाएगा। यानी मैं 39 की जगह 45 कर दूं और 51 की जगह 45 कर दूं तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। चैलेंज बस ये है कि जो ऑप्शंस आपके हैं उनमें दो ऑप्शन कहीं सेम ना हो जाए। ठीक है, दो ऑप्शन कहीं सेम ना हो जाए। पर ये अप्रोच मैं बता इसलिए रहा हूं क्योंकि हर सवाल में आपके हो सकता है ऑप्शंस वेरिएबल में ना हो। कुछ ऑप्शंस आपके ऐसे हो सकते हैं कि जहां पर आंसर कांस्टेंट में हो, फिक्स वैल्यूज हो, यहां पर आपको x ना दिया जाए बल्कि कोई वैल्यू दे दी जाए, तो इट विल बी हेल्पफुल। इसमें भी जरा वैल्यू कन्वर्ट करके देखो, 45 डिग्री रख के देखो। अगर मैंने 45 डिग्री इसको कर दिया तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू कितनी हो गई? 45 डिग्री हुई। तो x की वैल्यू हो गई कोसेक 45 यानी √2। अब x अगर √2 हो गया तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? √2 का स्क्वायर 2 - 1 1 और 1 का स्क्वायर √1 बनेगा। यहां पर 1 - x² गलत हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव होगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होता, दूसरा गलत हो गया। ये x² - 1 1 बनेगा और 1 - x² की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो ये जो वैल्यू है हमारी, चूंकि x की वैल्यू √2 आई, ये वैल्यू हमारी -1 आ जाएगी। अब प्रश्न बस ये है कि आंसर लगाना क्या है। दो ऑप्शन 1 हो गए, ये थोड़ा सा केस हमारा फंसा सकते हैं, समझते हैं। आप यहाँ सबकी जगह अगर 45 डिग्री रखोगे तो ये कोसेक स्क्वायर 45 बनेगा 1/2 प्लस साइन स्क्वायर 45 भी हो जाएगा 1/2, tan स्क्वायर 45 1 माइनस 1/1/2 इंटू 2, तो ये कट के 1 हो गया और ये 1 से 1 कट गया। ये ओवरऑल वैल्यू तो 1 ही आ रही है। अब 1 लेकिन दो ऑप्शन में ए और सी, तो मैं ए लगाऊं या सी लगाऊं ये कंफ्यूजन है। तो ए और सी में मैं लगाऊंगा ए, आप ए नहीं, मैं लगाऊंगा सी। आप कहोगे क्यों? इसका कारण है, देखो कोसेक 39 डिग्री एक्स के बराबर है, यानी एक्स की पावर 1। और अगर आप
जो एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हो उस सारे टर्म की डिग्री क्या है? 2 है। ध्यान से देखो, उस सारे टर्म की डिग्री हमारी 2 है, या तो कहीं स्क्वायर, सब स्क्वायर में ही लिखा हुआ है, तो डिग्री 2 अगर होगी तो नेचुरली मैं एक्स में तो नहीं रह जाऊंगा, मुझे एक्स के स्क्वायर में जाना ही पड़ेगा। एंड देयरफॉर मेरा आंसर सी आएगा, क्योंकि ए में आपने डिग्री 2 अंदर लिखा है, वो बात सही है, लेकिन स्क्वायर रूट लगा के अल्टीमेटली उस डिग्री को इफेक्टिवली एक्स की डिग्री को रिड्यूस कर दिया है, इसलिए आंसर इस केस में सी ही होगा। ऑल्दो ये रॉसम अप्रोच मैं नहीं कहूंगा इस सवाल में बेस्ट अप्रोच है, क्योंकि यहां पर हमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में, 2 ऑप्शन सेम बन गए थे। बट किसी अन्य प्रश्न में आपको ये बहुत सहूलियत देगा, इसलिए इस अप्रोच को ध्यान रखिएगा। जरूर कमेंट करके बताइएगा क्या आपको ये एंगल चेंज करने वाला लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, कि ये एंगल मैं क्यों 45-45 कर पाया। जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि मुझे मालूम भी चलता रहे कि आप समझ पा रहे हैं या नहीं। अब खैर इस सवाल को प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स डू द क्वेश्चन थ्रू प्रॉपर प्रोसेस। तो मैं जरा जो सॉल्यूशन मैंने अभी तक लिखा है इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं इसको छोटा कर लूंगा देन मैं इसको आराम से जगह मिल जाएगी मुझे बाकी चीज़ें लिखने के लिए, तो उसको मैं लिखूंगा फिर, राइट। तो सॉल्यूशन मैंने इतना छोटा करके लिख दिया। अब देखो, जो मुझे कैलकुलेट करना है उसको मैं वापस से जरा लिखता हूं। तो ये कोसेक स्क्वायर जो 51 है, ये सेक स्क्वायर 39 के बराबर होगा। वो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा करके, तो कोसेक स्क्वायर 51 हो गया, सेक स्क्वायर 39 ऊपर जाएगा तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर 39। कॉस स्क्वायर 39 प्लस आगे ऑलरेडी लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 39। टैन स्क्वायर जो 51 है इसको मैं लिखूंगा कॉट स्क्वायर 39 जानबूझ के, सो दैट मुझे 39 डिग्री की वैल्यू पता है तो मैं सीधे 39 का ही इस्तेमाल करूं। डिवाइडेड बाई, देखो ये जो साइन स्क्वायर 51 है ये कॉस स्क्वायर 39 के बराबर होगा, वही साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो जैसे ये कॉस स्क्वायर 39 बनेगा, कॉस स्क्वायर 39 और सेक स्क्वायर 39 का प्रोडक्ट 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का प्रोडक्ट 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 39 इंटू सेक स्क्वायर 39 भी 1 होगा, इसका स्क्वायर करने से 1 ही रहेगा। तो ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली -1। अब कॉस स्क्वायर 39 प्लस साइन स्क्वायर 39 की वैल्यू 1 ही होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 ही होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 39 डिग्री -1 बनेगा, 1 से 1 कटेगा, अल्टीमेटली जो वैल्यू है मेरी वो है कॉट स्क्वायर 39 डिग्री, ठीक। अब आप सभी को पता होगा कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपका ये कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो ये भी आपको पता है, तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी हो गई कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री -1, कोसेक 39 एक्स है तो ये वैल्यू एक्स स्क्वायर -1 होगी। तो ट्रेडिशनली इस सवाल को आप इस तरीके से करेंगे और आपका उत्तर सी आ जाएगा। तो ट्रेडिशनली सवाल मुश्किल नहीं है, ट्रेडिशनली भी आसानी से हो रहा है, एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं बस, कॉट स्क्वायर 39 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 39 डिग्री -1, और ये आइडेंटिटी आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक एक्सप्रेशन दिया है उसको मुझे सरलीकरण यानी सिंप्लीफाई करना है, और अगर आप आंसर देखें तो बड़ा ही सिंप्लीफाइड आंसर दिख रहा है। तो देखो, अगर जैसे ये इंटीजर होते, मान लिया 27 -12 लिखा होता तब तो हम सीधे घटा देते कि भाई ये 15 के बराबर है, बट ये चूंकि वैल्यूज रूट में है ऐसे सीधे हम घटा नहीं सकते। रूट में वैल्यू कब घटती हैं, जैसे आपके सामने मैं एक वैल्यू लिख दूं, मान लिया 5√2 -3√3, तो ये घटेगा ही नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन अगर मैं आपके सामने लिख दूं 5√2 -3√2, तो जब ये √2 वाला पार्ट सेम हो गया, √2 तब 5 - 3 सीधे घट जाते हैं, ये वैल्यू 2√2 के बराबर हो जाती है। तो जिस तरह से एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है, कोशिश यही करनी है कि क्या हम इसको कन्वर्ट करके देखें कि भाई कुछ सिमिलैरिटी बन सकती है जिससे एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो सके। तो अगर मैं इस वैल्यू को देखूं 192, तो 192 का अगर आप फैक्टराइजेशन करें, ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 64 × 3 के बराबर बनेगी, और 64 × 3 अगर मैं देखता हूं और मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं तो ये वैल्यू सिंपली 8√3 के बराबर हो जाएगी। तो 192 को मैं 8√3 लिख सकता हूं। अब मैं आता हूं 48 पर, √48 आपका है √16 × 3,
यहाँ से 4 बाहर आएगा तो ये 4√3 बन जाएगा, और 1/2 ऑलरेडी है तो उसका भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, तो 4√3/2। जो √75 है ये आपका 3 × 75 बनेगा, 3 × 25 बनेगा, 25 से 5 बाहर आएगा, 5√3 हो गया, तो ये हो गया -5√3। अब आपको ये दिख रहा है कि न्यूमरेटर में सिर्फ √3 √3 √3 है, यानी ऊपर सिंप्लीफाई होगा तो नीचे भी होगा। √27 की वैल्यू क्या होती है आपकी? 3√3। √12 क्या होता है आपका? 2√3। तो नीचे मैं लिखूंगा तो ये बनेगा 3√3 - 2√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो नीचे सिर्फ √3 बच रहा है। अब एक्चुअली आप ये भी बोल सकते हो कि चूंकि हर जगह √3 ही फैक्टर में है, सबका √3 आप काट सकते हो कॉमन लेके, तो आपकी अल्टीमेट जो वैल्यू बचने वाली है वो क्या बचने वाली है? नीचे बचेगा 3 - 2 यानी 1, क्योंकि √3 सबका काट दिया मैंने, हर √3 आप कॉमन लेके काट दो। न्यूमरेटर में अब बचेगा 8 - 2 - 5, तो ये हो गया आपका 1/1, यानी आंसर हो गया मेरा D1। ठीक, ये आंसर है। ये सवाल देखिए, ये सवाल कह रहा है कि एक सर्कल है, उसमें AB हमारा डायमीटर है सर्कल का, CD हमारा कॉर्ड है, इस तरीके से कि CD AB के पैरेलल है, P एक पॉइंट है ऑन द सर्कल सच दैट एंगल BPC इज 48 डिग्री। देन हमें बताना है कि BCD एंगल किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले इस सवाल में क्या करना पड़ेगा? डायग्राम बनाना पड़ेगा, तभी तो कुछ सवाल में हम कर पाएंगे, वरना तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो हमने बनाया AB एक बढ़िया सा डायमीटर, थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं डायमीटर जैसा लगे। AB डायमीटर हो गया, CD इसके पैरेलल है तो CD इसके पैरेलल एक लाइन हमने खींच दी। अब मैं जरा डिनोट कर देता हूँ AB और इसको कर देता हूँ CD। तो AB और CD क्या है? पैरेलल है। CD एक कॉर्ड है जो कि इसके पैरेलल है। P कोई भी पॉइंट है इस तरीके से कि BPC 48 डिग्री है, तो P पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं कहीं, P पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, और हमें BPC 48 डिग्री रखना है भाई, तो BPC इसको ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ये हमें कह रहा है सवाल में कि ये एंगल आपका 48 डिग्री है। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, लिख दिया। हमें BCD एंगल निकालना है। BCD एंगल मतलब कौन सा एंगल, जरा देख लेते हैं। BCD एंगल का मतलब है भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल कैलकुलेट करना है BCD। अब देखो अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो चूंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये एंगल भी थीटा हो ही जाएगा। आप कहोगे ये बात तो सही है। सवाल ये है कि ये वाला एंगल कैसे निकलेगा। तो जरा कुछ कार्यक्रम करते हैं सबसे पहले तो, और वो कार्यक्रम ये है कि ये जो BC है, इस BC को मैं अगर देखूं ध्यान से तो ये एक तरह से ये भी एक कॉर्ड है, P पॉइंट सरकमफ्रेंस पे है, तो BC कॉर्ड हमारे सरकमफ्रेंस पे 48 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक, अब इसका मतलब ये होता है, अगर आपको थ्योरम याद हो तो इस साइड BC कॉर्ड कहीं भी आप कोई भी पॉइंट ले लो, हर जगह 48 डिग्री का ही कोण बनाएगी, बनाएगी या नहीं बनाएगी? यस। तो एक बात ध्यान से अगर आप और देखें तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, ठीक है, कि यही सेम BC कॉर्ड अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आपको एक बात दिखेगी कि ये वाला जो एंगल है, क्योंकि ये वाला एंगल भी BC ही बना रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा ये भी 48 डिग्री के बराबर होगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्योंकि ये देखिए ये वाला एंगल यही BC यहां कोण बना रहा है, यही सेम BC यहां कोण बना रहा है, तो ये एंगल भी 48 डिग्री हो गया। तो ये एंगल अगर 48 डिग्री हो गया, एक बात और गौर से देखिएगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि डायामीटर जो होता है ना, डायामीटर वो सरकमफ्रेंस पे हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये 90 हो गया। तो आप कहोगे ये वाला जो कोण है ये तो मुझे पता चल गया किसके बराबर है। एक एंगल अगर 90 हो गया और एक 48 हो गया तो ये 90 - 48 बनेगा, ये 42 डिग्री बनेगा, और ये भी 42 हो गया अपने आप, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही हैं। तो आंसर आपका क्या कैलकुलेट होके आ गया? आंसर आपका कैलकुलेट होके आ गया सिंपली कि उत्तर है मेरा बी। क्लियर? मेरा उत्तर आपका यहाँ इस केस में हो जाता है बी। ठीक है। अब इस केस को अगर आप जनरलाइज करके ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से ध्यान रखना पड़ेगा इस केस को। सो आप अगर इसको ध्यान रखना चाहें, दोबारा रिवाइज कर लेंगे तो ध्यान रहेगा भी कि ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, और मैंने यहाँ पर कहीं पॉइंट पी ले लिया और मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं।
ओके, जस्ट ए मिनट प्लीज़, इसको यहाँ से अंत तक ले जाना पड़ेगा और अब मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये पॉइंट आपका पी हो गया और एक काम आप और कर लीजिए, आप इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। ऑल राइट, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर ये एंगल मेरा थीटा के बराबर है, दिस एंगल जहाँ पर ये दोनों पैरेलल हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये एंगल अगर थीटा के बराबर है तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है ये हमारा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। ओके, तो मैंने कोशिश ये करी है कि इस केस को मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने लिख दूं, सो दैट आप अगर इसको ध्यान रख पाएँ तो बहुत अच्छी बात है, आप काफ़ी मशक्क़त और मेहनत से एग्ज़ाम में बच जाएंगे। अप टू यू, आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ध्यान रख पाएँ तो रख लीजिएगा, ठीक है, कि दिस वैल्यू विल बी सिंपली 90 माइनस थीटा। अगर ये थीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो ये अगर 48 है तो ये 42 होगा और आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है कितनी है। तो भाई इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, वही बॉड मास लगाना है। सो बॉड मास लगाते हैं, बॉड मास में ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं होता, लेफ्ट टू राइट जो पहले आए वो करते हैं। ऐसे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई ऑर्डर नहीं होता, लेफ्ट टू राइट चलिए, जो पहले आए वो कर लो। तो इस सवाल को जरा गौर से देखिए और सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए ऑफ को सॉल्व करना है हमें। ऑफ यहाँ है और यहाँ है और नेचुरली ये ब्रैकेट है, बट ब्रैकेट के अंदर कोई ऑफ नहीं है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इसका जरा प्रोडक्ट निकालिए। 75 का 7 गुना कितना होगा? 75 को अगर मैं 7 बार गुणा करूंगा तो ये वैल्यू होती है 525। ठीक है, ये हो गया एक तरह से 25 इंटू 21 और ये वैल्यू आपकी हो गई सिंपली 525, क्योंकि आप 21 को 20 प्लस 1 ब्रेक करके सोच सकते हैं। 25 इंटू 20 बनेगा 500 और 25 इंटू 1 बनेगा 25, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 525। फिर इसमें 4 जोड़ेगा ये, तो ये बनेगा आपका 529 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन है ऑफ वाला, तो 23 तियां आपका क्या हो गया 69, और डिवीजन को इनटू में कन्वर्ट कर लूंगा तो 21 जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू आपकी 69 हो गई। प्लस अब मैं इस ब्रैकेट पे आ जाता हूँ। ब्रैकेट में 4 दूनी 8, एक 9/2 बनेगा, इंटू 3 एकनम 3, 2 5/3 बनेगा, और ये जो 5/12 है इसको भी मैं इंटू करके 12/5 कर देता हूँ, क्योंकि डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करना है तो रिवर्स करना पड़ता है। इंटू में गया मैं, ये जो एक्सप्रेशन है 15 1/3 ऑफ 1/23, तो 15 तिया 45, एक 46/3 हो गया ये। और ऑफ को मैं अभी हटा दे रहा हूं, क्योंकि ऑफ का मतलब ही होता है इनटू, बट एक ब्रैकेट लगा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि पहले भाई इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसलिए मैंने एक ब्रैकेट प्लेस कर दिया। उसकी जगह ऑफ को हटा के इनटू लगाया, ब्रैकेट लगा दिया। नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस। तो 23 दूना 46 होता है, तो ये 2/3 हो गया। यहाँ 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 होता है, 6 दूनी 12 हो गया, 2 बचा। ये 23 का स्क्वायर है, 23 इंटू 23, और ये 23 तियां 69, 7 इंटू 3 21 होता है, ये 21 से कट गया। तो यहाँ पर वैल्यू आपकी आ गई 2323। यहाँ आपका हो गया 9 दूनी 18 इंटू 2/3। ठीक, तो ये 3 6 18 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया। तो 23 में अगर हम 12 को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 35, और 35 मेरा आंसर क्या हो गया सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सवाल आपसे कह रहा है कि आपको रिमाइंडर बताना है कि अगर इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूं 35 से तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा। 35 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखिए इस सवाल का उत्तर है 0 और तरीके हैं इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीके मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है, ट्रेडिशनल प्रोसेस क्या होगा इस सवाल का, तो एक आपका थियरम होता है जिसका नाम होता है आपका फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है? फैक्टर थ्योरम ये कहता है कि अगर मेरे पास एक संख्या है a और एक संख्या है b, मैं a की पावर n लिखूं प्लस b की पावर n लिखूं, और यहां पर ये बता दूं कि n हमारा ऑड नेचुरल नंबर है,
विषम प्राकृतिक संख्या है। और ये ए और बी जो है ना, ये भी आपके इंटीजर्स हैं, मतलब ये मत सोचना कि ये नॉन इंटीजर्स हैं, इधर इंटीजर्स। तो ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन ए प्लस बी से अगर डिवाइड करूं तो जो रिमाइंडर, इस सिंबल का मतलब है रिमाइंडर, इस शून्य, यानी डिवाइड हो जाता है। ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन हमारा ऑड नेचुरल नंबर है तो वो ए प्लस बी से डिवाइड हो जाता है। जीरो रिमाइंडर का मतलब ये हो गया। उसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा शून्य होता है। अब इस सवाल को गौर से देखिए कि जो 176 है इसकी पावर में 35 है, प्लस 104 है इसकी पावर में 35 है। तो अगर दो मेन चीज थी, एक तो पावर को देखना, क्या पावर सेम है? यस। क्या पावर ऑड नेचुरल नंबर है? यस। तो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो मैं ये भी लिख पाऊंगा कि ये संख्या 176 प्लस 104 280 टोटल बनता है इसका, 280 से डिवाइड हो जाएगा और 280 से डिवाइड होकर रिमाइंडर देगा शून्य। लेकिन हमें तो यहां 35 पूछा गया है। अब एक और मजेदार बात देखिएगा, 280 जो संख्या है ये हमारा है 8 इंटू 35। यूं कह लें कि 35 हमारा 280 का एक फैक्टर है। तो अगर कोई संख्या 280 से डिवाइड हो जाती है, 280 को मैं लिख सकता हूं 8 इंटू 35। तो अगर 280 से डिवाइड हो जाती है तो फिर वो 8 से भी डिवाइड होगी, वो 35 से भी डिवाइड होगी, तभी तो पूरा 280 से कटेगा। तो अगर कोई संख्या 280 से डिवाइड होती है तो इस कॉन्सेप्ट कैसे कहते हैं कि वो संख्या 280 के सारे फैक्टर्स से भी डिवाइड होती है। और चूंकि 35 हमारा 280 का एक फैक्टर है, इसलिए रिमाइंडर अभी भी 0 ही रहेगा। इसलिए मेरा आंसर रहेगा डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ये सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। ये कह रहा है कि एक 6 अंकों की संख्या है 9xyz67, इसको हम 7 11 13 से डिवाइड करेंगे तो बताना है कि xyz का औसत क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, 9xyz67 7 11 13 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या हो सकता है? कोई नंबर अगर 7 से भी डिवाइड होता है, 11 से भी डिवाइड होता है, 13 से भी डिवाइड होता है, तो इनका प्रोडक्ट होता है 1001। हम कह लें कि इन तीनों का एलसीएम जो है 7 11 13 का, 7 11 13 का जो एलसीएम है, क्योंकि तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो 7 11 13 का एलसीएम 1001 बनेगा। तो अगर कोई संख्या 7 11 13 तीनों से डिवाइड होती है तो वो 1001 से भी 100% डिवाइड होती है। इनका प्रोडक्ट ही 1001 होता है। और 1001 को अगर आप कभी भी मल्टीप्लाई कर दें किसी ऐसी संख्या से जो 3 अंकों की संख्या है ABC, तो रिजल्ट मिलता है ABC ABC। तो यहां पर अगर आप ध्यान से वो पैटर्न को फॉलो करें तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो संख्या है आपके सामने लिखी हुई, अगर यहां 9xy है तो यहां भी ये 9xy को ही करेस्पॉन्ड करेगा। ऑलराइट, 9xy है तो 9xy होगा अगर संख्या 7 11 13 से डिवाइड होती है तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी z की वैल्यू है 9, हमारी x की वैल्यू है 6, हमारी y की वैल्यू है 7। तो जो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू है यह 9 6 15 7 22। और अगर मुझे इनका औसत निकालना है तो 3 से डिवाइड करूंगा, तो 3 सतह 21, 1/3 आ गया। 7 1/3 मुझे कहां दिया है? बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो गया। बी इज द राइट आंसर। ये सवाल देखिए, कह रहा है कि सुरेश ने एक स्कूटी खरीदी है, 20% कम दिया है उसके ओरिजिनल प्राइस से, और उसने इसको 40% के प्रॉफिट पे बेचा है। ऑन द प्राइस ही पेड, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड बाय सुरेश ऑन द ओरिजिनल प्राइस वाज। तो देखो, कोई सर्टेन ओरिजिनल प्राइस है, यहां पर आप एज्यूम कर लीजिए कि जो ओरिजिनल प्राइस है वो 100 मान लेते हैं, 100 है। इट्स लाइक समझो कि किसी भी चीज का MRP 100 है, ठीक है। अब सुरेश ने उसको खरीदा कितने में है? इसने इसको 20% कम में खरीद लिया, यानी इसने इसको 60 में खरीद लिया या 80 में खरीदा। आप कहोगे 80 में खरीदा, 20% कम में खरीदा तो 80 में खरीदा। तो ये सुरेश का कॉस्ट प्राइस हो गया। अब सुरेश ने इस कॉस्ट प्राइस पे 40% का लाभ कमा लिया। तो 40% 80 का होता है 32, 8 चौके 32।
यानी ये इसको 112 रुपए में बेच रहा है सेलिंग प्राइस। सवाल ये कह रहा है कि तुम ये बताओ कि इस ओरिजिनल प्राइस पे इसको कितने % का फायदा हुआ। इसको फायदा तो हो रहा है भाई 40% का, 32 रुपए का, यानी 112 में बेच रहा है, तो 40% का जो मुनाफा है वो तो 80 रुपए पे। सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ ओरिजिनल प्राइस पे कितना % का मुनाफा है। यानी मैं ये निकालना चाहता हूं, मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसका जो मुनाफा है वो ओरिजिनल प्राइस पे कितना है। क्या आप कहेंगे 12%? क्या आप कहेंगे कि 12% का मुनाफा है? द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय सुरेश ऑन द ओरिजिनल प्राइस। जी नहीं, ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है। उसका 100 से 112 अगर आप कैलकुलेट करते हो तब तो आप ये मान रहे हो कि 32 रुपए का प्रॉफिट है, 12 रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट उसका 32 रुपए का है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है ओरिजिनल प्राइस पर। जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो हमें ओरिजिनल प्राइस पे निकालना हो तो कितना % अर्न किया उसने। तो आप कहोगे 32 रुपए का लाभ कमाया उसने। और ये 32 रुपए का लाभ अगर मुझे कैलकुलेट करना हो कि 100 रुपए पे किसके बराबर है, तो आपका आंसर बनेगा 32%। भाई प्रॉफिट उसका 32 रुपए का हुआ, इसमें कोई दो राय है नहीं। प्रॉफिट उसका 32 रुपए का हुआ, दैट्स 100% करेक्ट एंड क्लियर। ठीक है। अब मुझे ये अगर 100 रुपए के बेस पे निकालना हो तो उसको 32% का फायदा हुआ, आंसर हो गया ए। उसका कॉस्ट प्राइस 80 है, उसका प्रॉफिट 32 रुपए है। ठीक है। अगर मुझे 100 रुपए के बेस पे वो % निकालना है तो उससे प्रॉफिट अमाउंट नहीं बदलेगा। प्रॉफिट अमाउंट 32 रहेगा, 100 रुपए पे निकाल देंगे, 32% आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। ये सवाल देखिए, ये सवाल कर रहा है कि एक पर्सन ने 1,15,000 है क्या? नहीं, एक पर्सन ने 11,500 रुपए X% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है और 16,500 रुपए X+3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे किया है। टोटल इंटरेस्ट 3 साल में इतना है। आपको बताना है कि X की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X। तो देखो, सबसे पहले कि अगर मेरा प्रिंसिपल 11500 है तो इसका 1% बनेगा 115। फिर दूसरे केस में हमारा प्रिंसिपल 16,500 है तो उसका 1% कहलाएगा 165। अब देखना ध्यान से, X% पर एनम, 1% अगर 115 है तो X% बनेगा 115 इंटू एक्स। फिर यहाँ पर ये हो गया 1% अगर 165 है तो 165 इंटू X+3। ये टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1 साल में। पर आप कहोगे मामला 3 साल का है तो इसको 3 से गुणा कर लो और ये वैल्यू 8373 के बराबर है। यहाँ से मुझे x की वैल्यू सॉल्व करनी है, 3 से काटूंगा मैं तो 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 नवा 27, 3 एक नम 3, 2791 मिलेगा। 115 और 165 मिला के हो जाता है 280x प्लस 165 का मैं 3 गुना ले रहा हूँ तो बन रहा है 495 इज इक्वल टू 2791। अब मैं यहाँ लिखूंगा 280x इज इक्वल टू, तो ये बनेगा 2791 माइनस 495, घटाइए 11 में से 5 गया 6, राइट। या आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 500 घटा लीजिए फिर 5 जोड़ दीजिए। इसको आप स्प्लिट करके ऐसे सोच सकते हैं 500 माइनस 5, तो 500 घटाइए, बाद में 5 जोड़ देंगे तो इसे 500 घटाएंगे तो मिलेगा 2291, तो 2296 बन जाएगा ये 280x। अब इसको यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो x की वैल्यू मिलेगी 2296 अपॉन 280। सबसे पहले 7 से काटो, ठीक है, 14 से भी कट जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। तो 14 दूना 28, 20, 14 एक नाम 14, 8 22 89 हुआ, 14 छंग 84 बना, 14 चौको 56 बना। अब x की वैल्यू यहाँ से दिख रही होगी आपको 8.2। 8.2 इज द आंसर, यानी आंसर इज ए। ठीक है, आंसर क्या है? ए। ऑलराइट,
यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हो आप इस कैलकुलेशन को, क्योंकि जब आप इसको ऐसे लिखेंगे 229.6 अपॉन 28, तो अब 8 यहाँ है, 6 यहाँ है। एज्यूमिंग कि ये पूरा कटेगा तो अंत में 6 कब कब आ सकता है, जब 8 जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो उसके अंत में 2 हो, या 8 जिस संख्या से मल्टीप्लाई हो उसके अंत में 7 हो, राइट, वॉट एवर इट इज। तो यहाँ 0.2 की संभावना है या 0.7 की संभावना है। 0.7 वाला तो कहीं है नहीं, 0.2 वाला जो ए है वही करेक्ट हो जाएगा, वही मेरा आंसर है। ये सवाल देखिए, कह रहा है डिस्टेंस दो प्लेस ए और बी में 21 किलोमीटर है। एक बोट ट्रेवल करता है ए से बी डाउन स्ट्रीम और फिर बी से ए आता है अपस्ट्रीम, और टोटल इसको 5 घंटे 15 मिनट लगते हैं पूरी यात्रा में। अगर स्पीड करंट की 3 किलोमीटर पर आवर है तो बताना है कि स्पीड बोट की क्या होगी। मैंने इस केस में आपको 2 फॉर्मूले बता रखे हैं, मैं फिर से वो फॉर्मूले लिख देता हूँ कि बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू जो टी होता है ये 2BD के बराबर होता है। बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी जो होता है ये 2BS के बराबर होता है। अब B यहां पर है बोट का स्पीड, S यहां पर है स्ट्रीम यानी करंट का स्पीड, ठीक है, ये 2SD लिख दो आप। D क्या है, डिस्टेंस। अब ये कैपिटल T क्या है, आने जाने में सेम डिस्टेंस में टोटल टाइम जो लगता है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम मिला के वो टोटल टाइम है। सेम डिस्टेंस D आने में और जाने में, और T जो है वो आने और जाने में सेम डिस्टेंस, एक अपस्ट्रीम एक डाउनस्ट्रीम में जो टाइम का अंतर है। अब यहां टोटल टाइम दिया तो आप पहला वाला फॉर्मूला लगा लो। पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो B मुझे निकालना है, तो मैं B स्क्वायर लिखूंगा माइनस एस स्क्वायर। एस की वैल्यू मुझे करंट की स्पीड 3 दी है, 3 त्रिक का 9 हो गया। टोटल टाइम मुझे दिया है 5 घंटे 15 मिनट। 5 घंटे माने 5, 15 मिनट का मतलब 1/4 घंटे का, 15 मिनट 60 मिनट का 1/4 है, तो ये वैल्यू हो गई टोटल 21/4। तो यहां पर आप लिखेंगे इनटू 21/4 इज इक्वल टू, यह 2B तो निकालना है और D की वैल्यू मुझे दी है 21 किलोमीटर की दूरी। अब देखो ये 21 से 21 कट गया, ये वैल्यू आपकी हो गई B स्क्वायर, यहां से बनेगा -9 इज इक्वल टू 8 टाइम्स B, ये हो गया B स्क्वायर माइनस 8B माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसको करूंगा फैक्टराइज, तो -8 को मैं लिखूंगा -9 और +1, तो -9 और +1 का जो गुणा है ये तो -9 है ही है, और -9 और +1 को जोड़ेंगे तो -8 बच गया जो मुझे चाहिए। अब यहाँ से मेरे को B की 2 वैल्यू मिलेगी, एक, इस -9 के आगे एक और माइनस लगाऊंगा 9 बनेगा, डिवाइडेड बाई B स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, इस +1 के आगे एक और माइनस लगाऊंगा और B स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 तो डिवाइड करूंगा। बोट की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा आंसर हो गया B = 9, यानी आंसर हो गया D। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप फटाक से इस फॉर्मूले में कूद जाइए और उत्तर निकाल लीजिए, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बोथ फॉर्मूलाज। इनको सही समझ लीजिए कि क्या टर्म क्या डिनोट करते हैं, और इनको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप उनको तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। सवाल कर रहा है कि एक सिस्टम है, उसको नॉर्मली हम 8 घंटे में भर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा 2 घंटे अधिक ले लेगा दूसरे केस में। अगर हम एक लीक हो इसमें और तब हम इसको भर रहे हो तो। अब फिर कह रहा है अगर सिस्टम भरा हुआ है तो ये लीक उसको कितनी देर में खाली कर देगा। सवाल ये कह रहा है कि नॉर्मली देखो, अगर मुझे सिस्टम कोई भी भरना हो तो नॉर्मली मुझे 8 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर इसी सिस्टम में नीचे एक लीक हो जाए, यहाँ लीक हो गया मान लिया, एक पानी निकल भी रहा है, आप भर भी रहे हो निकल भी रहा है, तो इसको भरने में ना फिर 10 घंटे लग जाते हैं। अब कह रहा है कि अगर एक भरा हुआ टैंक है पूरा और सिर्फ लीक ऑपरेट कर रहा है, जैसे यहाँ तो भरने वाला भी काम कर रहा था ना दोनों जगह, यहाँ मान लिया भरा हुआ टैंक है और सिर्फ लीक ही ऑपरेट कर रहा है, केवल पानी निकल रहा है, तो कितने घंटे में खाली हो जाएगा ये निकालना है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि एक भर रहा है और खाली भी हो रहा है, F+L, मतलब F मतलब मैंने मान लिया है कि F का मतलब है यहाँ फिलिंग पाइप। एक पाइप है ना जो इसको भर रहा है, उसको मैंने बोल दिया F, फिलिंग पाइप। L क्या है, ये हमारा लीक है। तो जब आप भर रहे थे तो 8 घंटे लगे भरने में, और जब लीक भी ऑपरेट कर रहा था तो 10 घंटे लगे। 10 और 8 का एलसीएम निकाला, 40 आया।
तो आपने कहा 8 पंचे 40 होगा और 10 चौके 40 होगा। तो आप करो एफ की वैल्यू तो 5 है, देखो यहाँ से निकल गया एफ 5 है, तो एल कितना होगा? अगर एफ और एल का टोटल 4 है तो आपको एल हो गया -1। माइनस का मतलब है खाली कर रहा है, तो 40 को खाली करने के लिए 1 की एफिशिएंसी से, माइनस का मतलब है खाली करेगा, तो कितना टाइम लगेगा? आपने कहा 40 आवर्स, 40 घंटे लगेंगे, तो 40 घंटे आपका आंसर क्या हो गया? डी, 40 आवर्स। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि मार्क प्राइस एक आर्टिकल का 560 रुपये है, हमने उस पर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और फिर इसको 371.28 में बेचा है। आपको बताना है कि पहला डिस्काउंट अगर 22% का है, दूसरा डिस्काउंट x% का है, तो x की वैल्यू क्या है? मैं यहाँ 2 तरीके बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा M1, एक तरीका बताऊंगा M2। M1 मतलब मेथड 1, मेथड 2। मेथड 2 में हम अप्रॉक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे और आप देखना कौन सा मेथड आपको बढ़िया लगा। तो स्टेप समझते हैं। पहले 560 रुपये की एक चीज़ है, पहले हमने इस पर एक डिस्काउंट दिया 22% का, फिर हमने डिस्काउंट दिया x% का, और ये चीज़ हमने 371.28 में बेच दी। तो x की वैल्यू चाहिए हमें। अब गौर से देखना, 560 का मैं 22% निकालने जा रहा हूँ, तो 22% का मतलब होता है 0.22 गुना, ये होता है 22%। अब 560 को अगर मैं 0.2 से गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? आपको सिंपली मिलेगा 560 दुना होता है 1120, 0.2 से गुणा करो तो आपको मिलेगा 112। अब फिर मुझे 0.02 से गुणा करना है, तो वो वैल्यू तो नेचुरली 11.2 हो गई, इस वैल्यू का 1/10 गुना। अगर मैं इसको जोड़ूं तो ये वैल्यू मिलेगी 123.2, यानी पहले स्टेप पे 123.2 का डिस्काउंट है। मैं इसको माइनस करूंगा, यहां लिखूंगा। अगर मैं 124 घटाता 560 में तो वैल्यू आती 436, पर मैंने तो 123.2 घटाया है, तो 0.8 जोड़ दूँ। अगर मैं 124 घटा रहा हूँ तो मैंने उसमें 0.8 जोड़ दिया ताकि वैल्यू करेक्ट हो जाए। अब दूसरे स्टेप पे कितना डिस्काउंट है ये कैलकुलेट करते हैं, तो मैंने लिखा यहाँ 436.80 और घटा लिया, तो ये हो गया आपका सिंपली 52। 80 में 28 आएगा, 52 आएगा। फिर यहाँ पर आपका आएगा 5, 65.52 का डिस्काउंट यहाँ बन रहा है। अब मुझे ये देख लेना है कि 65.52 का जो डिस्काउंट है वो 436.2 का कितना परसेंटेज है, ये कैलकुलेशन है, राइट? दैट्स द होल प्रोसेस। अब आप सभी को पता है कि परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए 100 से गुणा कर लेते हैं, कर लो। तो आप इस वैल्यू को लिखोगे 6552, और ये नीचे चूंकि 0.2 है, मैं उस 0 को भी हटा लेता हूं अगर, तो 1 0 ऊपर और आ जाएगा। अब एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि ये वैल्यू पहले हम ले जाते हैं सीधे एक बार, तो अगर आप इसको एक बार ले जाओगे तो 65520 में 4 3 6 2 घटेगा, 2 में 2 गया 0, 15 में से 6 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, कुछ इस तरह का मामला बन रहा है ना? और एक बार कैलकुलेशन देख लेना बस, 4362 नीचे ही आएगा, 4362 नहीं है, 4368 है, आई एम सॉरी। तो इस वैल्यू को मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, 436.8 है, इसको हटा देते हैं। यहाँ 4368 लिखते हैं, यहाँ 436.8 लिखेंगे। अब काटते हैं, तो एक बार अगर गया 6552 में 4368, 10 में से 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, फिर आपका 14 में से 6 जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, राइट? और उसके बाद 4 में से 3 जाएगा, आपका 1 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, 2184 बच रहा है। अब मज़ेदार बात क्या है, अगर आप ध्यान से देखें, मैं एक बार जा चुका हूँ और 2184 जो बचेगा उसके आगे एक 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ एक 0 है। अब एक बार बताओ, इस वैल्यू को आप ध्यान से देखो और इसका आधा करो, क्या यही है 2184? इसका आधा, यस, ठीक है। सो इसेंशियल स्टोरी क्या है? इसेंशियल स्टोरी क्या है कि अगर इसका आधा 2184 है, आधा, तो 10 गुना करोगे तो 5 गुना हो गया। अगर ये इसका आधा है इंटू 10 है तो 5 गुना हुआ तो ये 15 आ गया, तो आंसर मेरा आ गया बी, 15। तो ये प्रॉपर प्रोसेस है इस सवाल को करने का। अब मेथड 2 पे आते हैं। ये 560 है और यहां पर मुझे अल्टीमेटली एक वैल्यू पता है 371.28।
आप डायरेक्टली आइडिया लगाने की कोशिश करिए कि भाई जो परसेंटेज चेंज है लगभग वो है कितना टोटल। तो आप ये कहेंगे कि देखिए 560 यहां लिखा हुआ है, 371 यहां लिखा हुआ है, मैं सीधा माइनस कर लेता हूं इसको रफली, दशमलव में 00 लिख लो तो यहां पर आपकी वैल्यू आ गई 72, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 1 गया 8 और ये हो गया 15 में से 7 गया 8, ठीक है, और 4 में से 3 गया 1, आपको हो गई ये वैल्यू हो गई 188.72। जब मैंने ये चीज़ लिखी, अब मैं इस परसेंटेज को सॉल्व करना चाहता हूं कि ये कितना परसेंटेज है, तो 100 से गुणा करके आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 1887.2 अपॉन 56 आएगी, राइट। अब इसको डिवाइड करने के लिए आप चाहो तो पहले 8 से डिवाइड कर लो, फिर 7 से कर लो, क्योंकि ये वैल्यू 8 इंटू 7 है। तो पहले मैं 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। हम कहेंगे 8 दूनी 16, 2 8 त्रिक 24, 4 8 पंचे 40, 8 9 72, कुछ ये आ गया। फिर 7 से काटूंगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 7 7 49। ये वैल्यू नेट आ रही है 33.7%, 33.7%। तो कहने का मतलब यह है कि यहां से यहां का जो परसेंटेज चेंज है वो मुझे मिल रहा है 33.7% नेट परसेंटेज चेंज मैंने कैलकुलेट किया। तो अब मुझे देखना है कि 22 के साथ मैं किस चीज को कंबाइन करूं कि मुझे 33.7% मिल जाए। 10 तो नहीं होगा, क्योंकि 22 और 10 को अगर आप कंबाइन करेंगे, दो डिक्रीज को अगर आप कंबाइन करेंगे तो ये वैल्यू आती है 22 + 10 माइनस 22 × 10/100। तो ये तो 32 जो इनका टोटल है उससे भी कम हो जाएगा। तो मुझे अगर 33.7 चाहिए तो मुझे 22 के साथ एक ऐसी वैल्यू जोड़नी पड़ेगी जो कम से कम 14 हो, तभी तो 33.7 से तो आगे निकलें टोटल। तो नेचुरली 10 तो रूल आउट हो गया। अब 15 है, 16 है, 13.5 है। 13.5 को चेक करना इतना आसान नहीं है, हम 15 को चेक करते हैं। अगर 15 से हमें यह आइडिया लग जाएगा कि आंसर 15 से बड़ा है या 15 से छोटा है, ठीक। तो 22 और 15 को अगर आप कंबाइन करें तो 22 + 15 बनेगा माइनस 330/100 बनेगा। तो ये हो गया आपका 37 - 3.3 और ये वैल्यू आपकी कैलकुलेट होकर आ गई 33.7%। तो आपका आंसर हो गया बी। तो ये जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया है ये सिंपल नहीं है अनटिल एंड अनलेस आप कैलकुलेशन में काफ़ी ज़्यादा अप्रॉक्सीमेट कर पाएँ। क्योंकि अगर आप यहाँ एग्जैक्ट कैलकुलेशन में घुस रहे हैं, जो मैंने यहाँ करके दिखाया है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये मेथड आप नहीं लगा सकते, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आपका समय कम नहीं जा रहा है, उतना ही जा रहा है। अगर आप इस कैलकुलेशन को थोड़ा तेजी से कर पाएं तब तो इट मेक्स सेंस। फॉर एग्जाम्पल आप खुद देखें इस वैल्यू को ध्यान से, तो ये जो वैल्यू मेरे सामने अगर मैं कुछ इस तरह से देखना शुरू करूं कि भाई इसका मैं अगर 1/3 निकालूं, इसका अगर मैं 1/3 कैलकुलेट करूं तो ये 186.66 है। तो आप कहोगे ये जो वैल्यू है भाई 33.33% के आसपास ही है, हल्का सा ज़्यादा है, बस इतना ही बोलो आप, हल्का सा ज़्यादा है। तो मुझे कौन सा आंसर इसके पास रखेगा और उस लॉजिक के हिसाब से आप बी तक पहुंच जाएं तब तो ठीक है, क्योंकि 16 आपको थोड़ा आगे लेके चला जाएगा। 22 और 16 अगर आप जोड़ेंगे ना तो ध्यान से देखिए 22 और 16 आपको देगा यहां पर 38, और 38 माइनस 22 × 16 अगर आप करते हो तो ये 352 3.52 घटेगा। तो ये वैल्यू 34 से बड़ी रहेगी, अभी भी मोर देन 34 होगी। तो ये आइडिया लगा लेना कि ये वैल्यू 33.33 से जस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, आप बी आंसर तक पहुंच जाओगे। बट उसके लिए ये कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। सो इट विल ओनली हैपन जब आप अप्रॉक्सीमेशन में अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज पहला मेथड ही बढ़िया है, राइट। सवाल है कि ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 10 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 15 दिन में कर सकते हैं। आपको बताना है कि फाइंड द टाइम टेकन बाई सी अलोन टू कंप्लीट द वर्क। सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर पाएगा। तो देखिए आपको a + b, b + c और c + a की एफिशिएंसी लिखनी है। तो जो 20 है, जो 10 है और जो 15 है, इसका मैं एलसीएम निकालूंगा तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी 60। 20 × 60, 10 छक्का 60, 15 चौके 60। तो ये वैल्यू हो गई 3, ये वैल्यू हो गई 6, ये वैल्यू हो गई 4। मैं टोटल करूंगा तो मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ a + b + c, और यहाँ मिलेगा 6 3 9 4 13। a + b + c क्या है, यह है आपका 13/2। अब मुझे c की एफिशिएंसी चाहिए अगर उत्तर निकालना है कि c अकेले कितने टाइम में भर पाएगा या कर पाएगा ये काम। तो मुझे a + b की वैल्यू 3 पता है, मैं रख दूंगा यहाँ 3।
सी की वैल्यू अब निकाल लूंगा तो ये बनेगा 13/2 माइनस 3, ये हो गया 3 दूनी 6, 13 में से 6 गया तो बना आपका 7/2। सी की एफिशिएंसी 7/2 आ गई। अब अगर टाइम निकालना है सी कितना लेगा तो मैं कहूँगा 60/7/2। 60 को 2 से गुणा करोगे आप मिलेगा आपको 120, 120/7 आंसर हो गया बी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये सवाल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक पाई चार्ट दिया हुआ है आपको, ये कंट्री का एक्सपेंडिचर वेरियस स्पोर्ट्स पर शो कर रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में। पाई चार्ट पढ़िए और उत्तर बताइए। तो ये पाई चार्ट है, यहाँ ढेर सारे स्पोर्ट्स हैं, हॉकी, फुटबॉल, अदर्स, गोल्फ, बास्केटबॉल, टेनिस, क्रिकेट। ये हॉकी, फुटबॉल, अदर्स, गोल्फ, बास्केटबॉल, टेनिस एंड क्रिकेट, राइट। तो ये जो वैल्यू आपको दी है इसका टोटल आपका डिग्री में अगर डेटा दिया है टोटल 360 होना चाहिए डिग्री, राइट। चेक करने की नीड नहीं है, दैट हैज़ टू बी 360 डिग्री। टोटल डेटा 360 डिग्री होता है। एक बार वेरीफाई करना है जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी की कोई टाइपिंग एरर ना हो, तो चेक कर लेते हैं। 65 और 35 आपका 100 बनाएगा, 52 और 48 क्या बनाएगा 100, 100 हो गया 200, और 200 के बाद ये 8 5 13 316, 360 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं, डेटा में कोई गड़बड़ी नहीं है। पर एग्जाम में आपको चेक नहीं करना है भाई, पाई चार्ट का टोटल 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, मैं तो चेक कर रहा था कि हमारे टाइपिस्ट भाई साहब ने गड़बड़ी ना कर दी हो लिखने में। ठीक है, आपको बताना है टोटल अमाउंट जो स्पोर्ट्स में स्पेंड होता है इन द ईयर, ये इतना है। देन द अमाउंट स्पेंड ऑन टेनिस मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन गोल्फ बाय। अब देखो टोटल अमाउंट मुझे दिया है स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स, ये टोटल जो स्पोर्ट्स का डेटा है, टोटल अमाउंट आपको दिया है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आपको दी है 1,80,00,000, ठीक है, इसमें मुझे बताना है कि टेनिस का एक्सपेंडिचर गोल से कितना ज्यादा है। तो टेनिस कहाँ है 48 डिग्री, गोल्फ कहाँ है 35 डिग्री। तो देखो अंतर डिग्री में कितना है, 48 और 35 का अंतर कितना बनेगा 13 डिग्री। टोटल जो 360 डिग्री का डेटा है वो है रिप्रेजेंटेड बाई 18 के बाद ढेर सारे जीरो। उतने जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप ये कहोगे 360 डिग्री करेस्पॉन्ड टू 18 के बाद ढेर सारे जीरो। तो आपको पता है 1 किसको करेस्पॉन्ड करेगा 1 डिग्री। आपको पता है 8 के बाद ढेर सारे अगर जीरो है और नीचे अगर 360 आया तो आप काटोगे तो यहाँ मिलेगा 5 और 5 के बाद ढेर सारे जीरो होंगे। 36 पंचे 180 होता है। इतने सारे जीरो हैं कि वो 5 के बाद बहुत सारे जीरो आ जाएंगे। 1 डिग्री ये हो जाएगा। तो 13 डिग्री क्या होगा, 13 डिग्री होगा 5 के बाद ढेर सारे जीरो, 13 इंटू, तो ये 65 के आगे ढेर सारे जीरो आएंगे। तो आंसर क्या होगा बी। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ जीरो निकालने तो वो भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपके 3 2 5 1 6 जीरो थे, 2 2 4 2 6 जीरो लिख लो। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। 36 से जब आप काटोगे 36 पंचे 180, तो 5 के आगे 4 जीरो आएगा, 1 2 3 4 जीरो लगा दो। अब यहाँ 65 जो आया इसके आगे भी 1 2 3 4 जीरो लगा दो। पर ये ज़रूरत थी नहीं, है ना। आप केवल डिजिट देख लो काम बन जाएगा। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं कितने जीरो हैं मैं तो लगाऊंगा, पता करना है तो कर लो, ऐसा लिख लो 6,50,000 रुपये आपका आ गया है वैल्यू। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए। तो चलिए अब हम क्या फिगर आउट करेंगे सवाल में। अब तो कुछ फिगर आउट करने को बचा नहीं है, एक ही सवाल है डीआई का, यहाँ पर एक से ज़्यादा है ही नहीं है। तो कुछ भी और फिगर आउट करने की ज़रूरत यहाँ पर आपको नहीं है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमारा DPQ नंबर 43 कंप्लीट होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपको DPQ की PDF मिले, प्लस हर एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहे। साथ ही साथ ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी ज़रूर फॉलो करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का DPQ 43 में जुड़ने के लिए। आपको एक काम जरूर करना है कि कमेंट ज़रूर करें। मैं कभी कभी होमवर्क देता हूं, कभी कभी कुछ आपसे पूछता हूं, तो जब भी आप इस वीडियो को देखें तो कमेंट आपको करना ही करना है। जो चीज़ मैंने बोला है उसके बारे में कमेंट कभी पूछता हूं कि मेथड 1 अच्छा था या मेथड 2 अच्छा था, तो बताओ। जो भी पूछूं उसके बारे में कमेंट करना है। और अगर कुछ बोलने का नहीं भी है तुम्हारे पास तो भैया कुछ फीडबैक नहीं लिख दिया करो, अच्छा बुरा जो भी मन में आए ज़रूर लिखें। ठीक है, बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन में जुड़ने के लिए। आपसे अगले वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। DPQ की ये सीरीज मंडे वेंसडे फ्राइडे चलती है। सुबह 11 बजे आपको इसका एक वीडियो मिलता ही मिलता है और आप इस वीडियो को देखते जाइए। आपकी मैथ
कमाल की हो जाएगी, कमाल की, और आप एग्जाम में मचाएंगे धमाल। अगर आपको मुझसे कंप्लीट मैथ्स पढ़ना है तो अर्जुना मैथ्स फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और जाकर उसमें सारी डिटेल्स देख लीजिए। तब भी अगर कुछ क्वेरीज हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 8882600700 पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपको जवाब देगी। सो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच। बाय।